नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अभी तक घटनासार का 5 खंड हुआ है शायद, और आज हम लोग आयोग, समिति, प्रदर्शन, मेले, महोत्सव, जितने इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, वो जो पुरस्कार मिले हैं, वो जो अवार्ड मिलते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग आज कवर करने की कोशिश करेंगे। लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा हर बार की तरह, 1 घंटे के आसपास या 1 घंटे से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। तो पेशेंस के साथ और 1.25 या 1.5x पे इसको देखने की कोशिश करिएगा। बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला बुक में दिया हुआ है वो दिया हुआ है परीक्षाओं की विश्वसनीयता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राधाकृष्णन समिति का गठन। तो क्वेश्चन केवल इसी से पूछ लेगा, लेकिन थोड़ी बहुत बातें जो इसके बारे में लिखी हैं वो भी मैं आपको एलिबरेट कर दूंगा। तो पहला है कि परीक्षाओं की विश्वसनीयता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए किस आयोग का गठन किया गया है। तो डॉक्टर के राधाकृष्णन आयोग का गठन किया गया है। उद्देश्य क्या है? जो एनटीए है यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसकी संरचना और कामकाज में सुधार और जो डेटा सुरक्षा है यानी कि डेटा सेफ्टी है, उसमें जो है प्रोटोकॉल फॉलो किया जाए, इसलिए इस समिति का गठन किया हुआ है। अगर बुक की बात करें तो उसमें क्या चीज़ लिखी हुई है? उसमें लिखा हुआ है कि जो समिति परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, सुचारू व निष्पक्ष संचालन करने के लिए अहम पहलुओं पर गौर करेगी। उसके साथ संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए सुधार करने व गड़बड़ी रोकने का सुझाव देगी, ठीक है। डॉक्टर के राधाकृष्णन के साथ समिति में एम्स दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर बीजे राव, आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर एमेरिटस राममूर्ति सदस्य होंगे। कर्मयोगी भारत के बोर्ड सदस्य पंकज बंसल, आईआईटी दिल्ली के डीन प्रोफेसर आदित्य मित्तल और शिक्षा मंत्रालय के जायसवाल भी शामिल किए गए हैं, ठीक है, के जायसवाल। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई कि जो अध्यक्ष हैं, ठीक है ना, वो आपको पता है कि राधाकृष्णन कमीशन के राधाकृष्णन है। उसके अलावा इसमें दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हैं, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बीजे राव हैं और आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर एमेरिटस राममूर्ति हैं, ठीक है। दूसरी जो हम लोग आज न्यूज़ कवर कर रहे हैं वो है समलैंगिक मामले की समिति। तो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं राजीव गौबा, यानी कि राजीव गौबा की जो समिति है वो समलैंगिक मामलों के ऊपर गठित की गई है, ठीक है। इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं जानेंगे, बस सीधे सी बात है। अगर प्रश्न पूछता है कि समलैंगिक मामलों की समिति का अध्यक्ष कौन है, तो आप डाल दीजिएगा राजीव गौबा या टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तीसरा है अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण के लिए एक समिति बनी है, जो समिति 5 सदस्यीय है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनवरी में इसका गठन किया गया है और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं कैबिनेट सेक्रेटरी या कैबिनेट सचिव, ठीक है। कैबिनेट सचिव जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इसके साथ साथ कौन शामिल है इसमें? तो गृह मंत्री के जो सचिव हैं यानी कि गृह मंत्रालय के सचिव हैं, कानून मंत्रालय के सचिव हैं, जनजातीय मामले के जो सचिव हैं वो शामिल हैं और सामाजिक न्याय मंत्रालय के सचिव भी इसमें शामिल हैं, ठीक है। उसके बाद अगला हम लोग आते हैं सम्मेलन के टॉपिक पर। तो कुछ सम्मेलन हुए हैं जिसका टू द पॉइंट केवल याद रखना है कि कौन सा सम्मेलन कहाँ हुआ, इससे ज़्यादा कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाकी चीज़ें सब कुछ हमने कवर कर लिया है। G7 का 50वां शिखर सम्मेलन हुआ है। तो याद रखेंगे G7 का 50वां शिखर सम्मेलन हुआ है, इटली के अपूलिया में हुआ है और वहाँ पर एक फसानो शहर है, वहाँ हुआ है। 7 सदस्य कौन कौन सा है G7 में? इटली है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, कनाडा है और जर्मनी है। तो ये 7 सदस्य हैं और इनका जो 50वां शिखर सम्मेलन है वो इटली के अपूलिया के फसानो शहर में हुआ है। वनों पर यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट का 19वां सत्र भी संपन्न हुआ। ये कहाँ पर हुआ है? तो वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का 19वां सत्र न्यूयॉर्क शहर में हुआ है, जो कि यूएसए में है, ठीक है। इसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारत के पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री या मंत्रालय कर रहा था, ठीक है। तो जो भारत का मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, वो भारतीय प्रतिनिधित्व कर रहा था इसमें। जो वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का 19वां सत्र हुआ है न्यूयॉर्क में। अगली न्यूज़ है भारत 6G 2024 करके ये न्यूज़ कवर की गई है, जिसका मुख्य विषय बताया गया है 5G एंड बियॉन्ड कनेक्टिविटी ऑफ अ डिजिटल वर्ल्ड। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, 5G एंड बियॉन्ड कनेक्टिविटी ऑफ अ डिजिटल वर्ल्ड। तो भारत 6G का है सत्र 2024 में और जो विषय है वो 5G एंड बियॉन्ड को लेकर के है। कहाँ संपन्न हुआ? तो भारत का है तो नई दिल्ली में ये संपन्न हुआ है, ठीक है। किसके नेतृत्व में होगा? तो जो संचार मंत्रालय है उसके द्वारा ये आयोजित किया गया है। फिर अगला जो सम्मेलन है वैश्विक रूप से उसको देखना है कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, यानी कि वर्ल्ड हाइड्रोजन
समिट जो हुआ है वो रॉटरडैम नीदरलैंड में हुआ है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का ये मई के महीने में 13 से 15 मई के बीच नीदरलैंड्स रॉटरडैम में हुआ है। और इसमें जो है भारत सरकार ने 19,744 करोड़ रुपए जो है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन में लगाए थे। ये इस बात की भी चर्चा हुई है, क्योंकि जब आप लास्ट बजट देखोगे 2023 वाला, तो उसमें 19,744 करोड़ रुपए का परिव्यय शामिल किया गया था, जो आपका नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन था उसके तहत। ठीक है, तो ये जो हुआ है कहाँ हुआ है ये बात याद रखनी है। तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन या वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट रॉटरडैम नीदरलैंड में हुआ है, और इस सम्मेलन में विश्व भर के 15,000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, अगली जो यहाँ पर समिट हुई है वो है 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोच्चि के केरल में हुई है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको समझा जा सकता है। तो 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक हुई है, जो कि मई के महीने में हुई है, कोच्चि केरल में हुई है। उसके साथ साथ इसी में पर्यावरण संरक्षण समिति यानी कि CEP 26 की 26वीं बैठक भी हुई है, जिसको मैंने यहाँ पर शामिल नहीं किया है। ठीक है, अगला जो आता है बैठक वो है 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो ये भी उतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन इसको पढ़ा इसलिए जा सकता है क्योंकि भाई अगर एग्जामिनेशन में पूछ लिया तो कम से कम प्लेस तो याद होना चाहिए। तो ये कहाँ हुआ है? 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन, ये अबू धाबी UAE में हुआ है। ठीक है, स्थायी ऊर्जा, जलवायु पहल और ग्लोबल जो हीटिंग है या ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके ऊपर जो है चर्चा की गई है। ठीक है, 5वां राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कहाँ हुआ है? तो 5वां राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का दिल्ली में संपन्न हुआ। बस इसको इतना ही याद रखना है। फिर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। क्या इम्पॉर्टेंट है? तो विश्व जल मंच 2024 का जो है आयोजन किया गया। तो 10वां विश्व जल मंच का आयोजन था इस बार, जिसकी थीम थी साझा समृद्धि के लिए जल। आधिकारिक तौर पर ये मई के महीने में बाली इंडोनेशिया में आयोजित हुआ है। तो कहाँ हुआ है? तो बाली इंडोनेशिया में आयोजित हुआ है। साझा समृद्धि के लिए जल इसका थीम है। ठीक है, और जोको विडोडो ने 50 करोड़ किसान के 2050 तक सूखे की चपेट में आने के बात का उल्लेख किया है। ठीक है, तो 50 करोड़ छोटे किसान जो है वो सूखे के चपेट में आएंगे, ऐसा जोको विडोडो ने किया है, जो कि इंडोनेशिया के जो है राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अगला है इसमें कुछ मुद्दों पर भी बातचीत की गई, जैसे क्या क्या बताया गया वो मैं आपको एक बारी थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूँ। इन्होंने 4 विषयों पर ध्यान केंद्रित किया। एक तो स्वच्छ जल पर किया, स्वच्छ जल के साथ स्वच्छता, तो स्वच्छ जल और स्वच्छता पर किया। उसके साथ जल संरक्षण पर किया, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर किया, और प्राकृतिक आपदाओं का शमन। तो 4 फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जल संरक्षण पर बात हुई इस जो जल सम्मेलन हुआ उस पर। ठीक है, उसके अलावा स्वच्छ जल और स्वच्छता पर हुई, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर हुआ, और प्राकृतिक आपदाओं का शमन। तो ये जो जल मंच है इसमें 4 मुद्दों पर टोटल बात हुई थी। ठीक है, फिर एक चीज़ जो थीम थी वो यहाँ आ गई थी, जो 5वां युवा राष्ट्रीय संसद महोत्सव 2024 का हुआ दिल्ली में, उसकी जो थीम है वो है युवा अभिव्यक्ति, राष्ट्र के परिवर्तन के लिए जुड़ाव तथा सशक्तिकरण। ठीक है, चलिए अगला जो था वो था WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ है UAE अबू धाबी में। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे कि WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो जो है UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, कब हुआ था? तो ये फरवरी से मार्च के महीने तक गया, 26 फरवरी से लेकर के 2 मार्च के बीच में हुआ था। इसमें भी बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई थी, जिसमें ई-कॉमर्स, मत्स्यिकी सब्सिडी, खाद्य सुरक्षा, सेवाओं का व्यापार एवं विनिवेश इत्यादि मुद्दे थे इसमें। ठीक है, विश्व ऊर्जा कांग्रेस तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस या विश्व ऊर्जा कांग्रेस ये अप्रैल के महीने में होने वाली थी। ये मतलब होने वाली बैठक है, जो कि नीदरलैंड रॉटरडैम में, मतलब रॉटरडैम नीदरलैंड में हुई। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे विश्व ऊर्जा कांग्रेस कहाँ हो रही है? तो रॉटरडैम नीदरलैंड में हो रही है, और इसका जो विषय है वो है लोगों और ग्रह के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखेंगे क्योंकि विषय इसका काफ़ी डिफरेंट है, लोगों और ग्रह के लिए। तो ग्रह का भी आ रहा है विश्व ऊर्जा कांग्रेस में, जो थीम है वो चीज़, थीम या विषय जो है लोगों और ग्रह के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप, इस तरह का
इसका जो है विषय है। फिर पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन हुआ है। तो जब भी कोई चीज़ पहली होती है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको मैंने पहले भी बताया है। तो पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन IAEA के नेतृत्व में जो है 34 देशों के नेता इसमें शामिल हुए और ब्रुसेल्स में हुई, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। तो ये भी याद रखेंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, उसके नेतृत्व में 34 देशों के नेता लोग शामिल हुए और बेल्जियम में हुई, उसकी कैपिटल ब्रुसेल्स के अंतर्गत। ठीक है, तो पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन हुआ है। इसका क्या क्या मतलब क्या बोल सकते हैं, उद्देश्य क्या है, क्यों हुआ है? तो शिखर सम्मेलन में शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने के लिए, यानी कि जीरो इमिशन तक, नेट जीरो इमिशन तक पहुंचने के लिए और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए परमाणु ऊर्जा के प्रयोग पर चर्चा की गई। तो दो है इसमें, नेट जीरो इमिशन, ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर COP14 हुआ उज्बेकिस्तान समरकंद में। तो बस इतना याद रख लेंगे कि प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर COP14 जो हुआ वो कहाँ हुआ, तो समरकंद में हुआ, फरवरी के महीने में हुआ। इतनी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। ठीक है, फिर अगला है सेकेंड इंटरनेशनल आयुष सम्मेलन। तो दूसरा आयुष सम्मेलन हुआ है दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुआ है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि ये संपन्न हुआ दुबई में और वहाँ पर जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है वहाँ पर हुआ। और इसका जो विषय है वो है गैर संचारी जीर्ण रोग आयुष के माध्यम से रोकथाम और प्रबंधन। गैर संचारी जीर्ण रोग आयुष के माध्यम से रोकथाम और प्रबंधन, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन कहाँ हुआ था? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई में। ठीक, अगला है राष्ट्रीय युवा महोत्सव, नासिक महाराष्ट्र में हुआ। ठीक है, और इसका जो थीम है वो है मेरा भारत विकसित भारत @2047। ठीक है, युवा के लिए युवा के द्वारा, माई भारत विकसित भारत @2047 बाई द यूथ फॉर द यूथ। इंग्लिश में है युवा के लिए और युवा के द्वारा। तो ये भी याद रखेंगे। राष्ट्रीय युवा सम्मेलन जो है 12 से 16 जनवरी तक चला है। अब 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है विवेकानंद के जन्म तिथि या जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। ठीक है, टोटल कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया ये भी पॉइंट जो है बुक में दिया हुआ है, लेकिन जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं बस उसको कवर कर रहा हूँ। अगला, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो। तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो कहाँ हुआ है? भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो नई दिल्ली में भारत मंडपम जो है उसमें हुआ है और इसकी थीम है बियॉन्ड बाउंड्रीज। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी एग्जामिनेशन में एक बार इसको रिवाइज करके जरूर जाएंगे। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो और उसकी थीम है बियॉन्ड बाउंड्रीज। कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है। ठीक है, इस एक्सपो में दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया। 1000 से अधिक ब्रांड जो है प्रदर्शित किए गए और भारत मंडपों में आयोजित ये देश का पहला मेगा मोबिलिटी शो था। इसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर के रिसर्च, कंसेप्ट, प्रोडक्ट इत्यादि की प्रदर्शनी की गई थी। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो है हरियाणा फरीदाबाद में हुआ है। तो फरीदाबाद उसका एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, वहाँ पर हुआ है और इसका ये चौथा संस्करण था। तो 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव था। थीम क्या था? अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। ठीक है, अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क जो है इसकी थीम थी। अगला हुआ है विंग्स इंडिया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तीसरी बार कवर किया जा रहा है मेरे द्वारा। तो विंग्स इंडिया 2024 एक्सपो कहाँ हुआ? तो हैदराबाद में हुआ है। ठीक है, और अमृतकाल में भारत को विश्व से जोड़ना इसका थीम है। ठीक है, अमृतकाल में भारत को विश्व से जोड़ना और इसके बाद भारतीय नागरिक उड्डयन @2047 के लिए मंच तैयार करना। तो याद रखेंगे इसका भी थीम विंग्स इंडिया 2024 एक्सपो हैदराबाद। ठीक है, ये हमारे मैगजीन में भी कवर्ड था, हमने जब ऑब्जेक्टिव कराया था तो भी कवर था और जब मैगजीन का वीडियो बनाया था तो उसमें भी कवर था। हर जगह ही कवर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगला है जलवायु सम्मेलन हुआ 2024 का। एक और इसमें दिया हुआ है जो ज्वेलरी ट्रेड शो, उसको मैंने छोड़ दिया है। आप डायरेक्ट जलवायु सम्मेलन पर आएंगे जो कि 12 जनवरी 2024 को मुंबई में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो कहाँ किया गया ये इंपॉर्टेंट है, तो मुंबई में जलवायु सम्मेलन यानी कि क्लाइमेट समिट का जो है आयोजन किया गया है। थीम क्या है इसकी दोस्तों? तो भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना। ठीक है, भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना इसकी थीम है। अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट।
वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुआ? तो ये दुबई में हुआ। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन दुबई में किया गया और इसमें जो कंट्रीज़ थी उसमें आपका भारत है, तुर्की है, कतर है, ये एज ए गेस्ट कंट्री, गेस्ट कंट्री जो है इंडिया, कतर और तुर्की को शामिल किया गया। बाकी दुनिया के 25 से अधिक देश यहाँ पर उनके प्रमुख और प्रतिनिधि शामिल हुए थे, लेकिन जो गेस्ट कंट्रीज थी वो भारत, तुर्की और कतर थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसमें हिस्सा लिया, तो ये भी याद रखना है, मोदी जी भी इसमें भारत की तरफ से हिस्सा लिए हैं। इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये थीम भी याद रखना है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो कि दुबई में हुई, जो कि मोदी जी भाग लिए हैं, इसलिए कभी भी जब भारत के प्रधानमंत्री भाग लेते हैं या कोई उच्च स्तरीय नेता भाग लेता है तो वो जो समिट होती है वो परीक्षा के लहजे से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो मतलब परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने वाला है, क्वेश्चन पेपर बनाने वाला है, वो ये भी चेक करना चाहता है कि क्या आप जब इतने बड़े पद के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो या उतने बड़े पद पर बैठोगे तो क्या आपको अपने जितने बड़े अथॉरिटीज़ हैं, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, ठीक है, या फिर राष्ट्रपति हो गए, विदेश मंत्री काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, गृह मंत्री हो गए, तो क्या इन लोगों का जो भी शेड्यूल है जहां वो शिरकत कर रहे हैं जिस भी मीटिंग में, समिट में, तो क्या वो चीज़ें आपको मालूम है या नहीं मालूम है? ठीक है, तो बेसिक सी बात है, याद रखेंगे, ये भी मैं इंपॉर्टेंट टिक कर रहा हूँ, एग्जाम से पहले इसको भी जरूर देख करके जाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके ख़त्म होने के बाद आते हैं सीधे हम लोग यहाँ पर साइंस टेक की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित जो न्यूज़ है, वो पहला जो न्यूज़ है वो है IIT बॉम्बे होना चाहिए, ITI बॉम्बे लिखा हुआ था। ठीक है, तो IIT बॉम्बे और TCS जो भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप बना रहे हैं IIT बॉम्बे और TCS वाले मिलकर के। तो याद रखिएगा, वो ITI बॉम्बे नहीं है, उसको ठीक कर लेंगे बुक में जिसके भी होगा। ठीक है, तो ये जो पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर बन रहा है, दो कंपनियां, मतलब कि एक IIT बॉम्बे है, IIT उसकी सर्विस है, और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के साथ जो ये लोग बना रहे हैं, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की दक्षता में सुधार करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की दक्षता जो है सुधारेगा। ठीक है, सुधारने को मैंने ऊपर की ओर दिखा दिया कि मतलब बेटर करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ चिप्स के बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण को सक्षम करेगा, जिससे विद्युत उपकरणों की विश्वसनीयता, सुरक्षा और ऊर्जा दक्षता भी सुधरेगी। तो ऊर्जा दक्षता इंप्रूव होगी, उसके साथ साथ विश्वसनीयता भी ठीक होगी। अब इसी में जो दूसरी खबर है, ये तो हमने पहली पढ़ी, दूसरी जो न्यूज़ थी वो थी कार्ट को लेकर के। क्या है? मतलब न्यूज़ जो बुक में लिखी हुई है वो है भारत की पहली स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी का शुभारंभ। तो पूरा जो लिखा हुआ है टेक्स्ट एक बार रीड कर दे रहा हूँ कि 4 अप्रैल 2024 को जो द्रौपदी मुर्मू, जो हमारी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित जीन थेरेपी, जिसको CAR-T सेल का शुभारंभ किया गया है। इसको बनाया कौन कौन है? तो टाटा मेमोरियल वाले बनाए हैं IIT बॉम्बे के साथ मिलकर के। ठीक है, तो टेक्निक क्या है? कार्ट है, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। ठीक है, कैंसर उपचार के लिए यूज की जाती है। किसके लिए यूज की जाती है? तो कैंसर उपचार के लिए ये टेक्निक यूज की जाती है। सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे सस्ती है ये, दुनिया की सबसे सस्ती जो है कार्ट थेरेपी है। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि ये स्वदेशी रूप से विकसित है। स्वदेशी है यानी कि इंडिजिनस थेरेपी है। ठीक, इसके बाद जो तीसरी न्यूज़ हम लोग कवर कर रहे हैं वो है टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया है। तो ये याद रखिएगा, टोक्यो विश्वविद्यालय ने किया है, यानी कि जापान की यूनिवर्सिटी ने किया है। कहाँ किया है? तो चिली में किया है, जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री है। नाम क्या है? तो अटाकामा, जिस नाम से डेजर्ट भी आपने पढ़ा होगा, अटाकामा वेधशाला यानी कि ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन किया है। और इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी, गिनीज
बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। ठीक है, सबसे ऊंचा वेधशाला या ऑब्जर्वेटरी जो है बनाया गया है। चिली के अटाकामा रेगिस्तान में एंटोफगास्टा क्षेत्र है, वहां पर सेरो चाजन तोर के शिखर पर समुद्र तल से लगभग 5,640 मीटर की ऊंचाई पर इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये क्षेत्र है अटाकामा डेजर्ट में एंटोफगास्टा क्षेत्र है। ठीक है, जहां पर सेरो चाजनन तोर के शिखर पर किसको स्थापित किया गया है? तो TAO। ठीक है, TAO क्या है? तो टोक्यो यूनिवर्सिटी वाला जो आपका अटाकामा ऑब्जर्वेटरी है उसको स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। बुक में दूसरी तरह से लिखा हुआ है कि TAO मानव प्रतिभा और दृढ़ संकल्प के प्रमाण को दिखाता है। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी और उतनी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। अगली चीज़ हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। अगली न्यूज़, एक नैनो सेंसर विकसित किया गया है। ठीक है, तो डायरेक्टली ये चीज़ याद रखनी है कि नैनो सेंसर विकसित किया गया है किन छात्रों के द्वारा? तो IIT जोधपुर के छात्रों के द्वारा। IIT जोधपुर के छात्रों के द्वारा नैनो सेंसर विकसित किया गया है। बेसिकली ये नैनो सेंसर क्या करेगा? जो हमारी शरीर की विभिन्न कोशिकाएं हैं उनको नियंत्रित करने वाला एक प्रोटीन है जिसका नाम है साइटोकाइंस। ठीक है, तो साइटोकाइंस का जो है त्वरित रूप से पता लगाएगा। ठीक है, तो ये नैनो सेंसर विकसित किया गया है IIT जोधपुर के छात्रों के द्वारा। तो अगर इस तरह का प्रश्न कुछ आता है तो आप लोग ठीक कर सकते हैं। उसकी मदद से आपको पता ही है कि ऊतक क्षति की मरम्मत होगी, कैंसर का पता लग सकेगा। ठीक है, उसके साथ साथ ये टेक्निक जो है सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर आधारित है और सरफेस एनहांस्ड रमन स्कैटरिंग नामक सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये किस पर कार्य करती है? तो सबसे पहली चीज़ कि सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, पर आधारित है। ठीक है, तथा ये वर्क करती है सेर्स पर। सेर्स क्या है? सेर्स है आपका सरफेस एनहांस्ड रमन स्कैटरिंग। ठीक है, इस प्रभाव पर काम करती है। ठीक है, तो ये नैनो सेंसर किसके द्वारा विकसित किया गया है? याद रखना है IIT जोधपुर के द्वारा, जो कि कोशिकाओं में स्थित एक प्रोटीन जो कि साइटोकाइंस है उसका पता लगाएगी और उसी हिसाब से जो है कई सारी बीमारियां, ऊतक क्षति इत्यादि का, कैंसर इत्यादि का पता लगाना और प्रतिरक्षी जो क्षमताएं हैं या प्रक्रियाएं हैं उनको मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ठीक है, अगली जो न्यूज़ हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं वो है दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन बनाया गया है। ठीक है, तो ये भी देख लीजिए 100% बायोडिग्रेडेबल। आपको बायोडिग्रेडेबल मतलब पता ही होगा कि जैव। तो ये जो है 100% बायोडिग्रेडेबल पेन जो बना है वो सौरभ H मेहता जो कि दिल्ली के हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया है और उन्होंने बायोक्यू व्यवसाय शुरू किया है जो कि पर्यावरण अनुकूल स्टेशनरी बनाता है, यानी कि इन्वायरमेंट ENVT इन्वायरमेंट लिख रहा हूँ, इन्वायरमेंट फ्रेंडली स्टेशनरी बनाता है। ठीक है, तो जो पेन है कहा जा रहा है कि उसका जो आउटर लेयर है, ठीक है, ये या तो बांस का, बैम्बू का बना सकते हैं, ठीक है, या फिर कागज़ का बना सकते हैं या फिर मेटल का भी बना सकते हैं, लेकिन जो इसकी रिफिल होगी, ठीक है ना, रिफिल को हम लोग रीयूजेबल उससे बनाएंगे, पेपर से बनाएंगे। ठीक है, तो दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन बना है। ठीक है ना, वर्ल्ड्स फर्स्ट। ठीक है, अगली न्यूज़ क्या है? कॉम्पैक्ट इन्वर्टर बनाया है IIT पटना को और उन्हें जो है इसका पेटेंट में मिला है। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे, कॉम्पैक्ट इन्वर्टर IIT पटना, ठीक है ना, के द्वारा बनाया गया है और इनको क्या मिल गया है? पेटेंट मिल गया है इसका। ठीक है ना, तो क्या है ये आविष्कार? इसमें इन्वर्टर को एक मतलब एक यूनिट के रूप में ये इंटीग्रेट करता है, बैटरी और इन्वर्टर दोनों को। ठीक है, और वजन जो है 80% तक कम हो सकता है। आपको पता है कि अभी तक इन्वर्टर जो होता है उसकी बैटरी काफ़ी वजनी होती है, लेकिन इसमें इन्वर्टर प्लस बैटरी इन दोनों को क्या कर दिया गया है? इंटीग्रेट
ठीक है, जिससे जो वेट है वो 80% तक क्या हो सकता है, रिड्यूस्ड हो सकता है, कम हो सकता है। ठीक है, और आपको पता ही है कि इस वक्त ऊर्जा उत्पादन का ये बैटरी वादा करती है और कॉपीराइट को 20 वर्षों के लिए क्या किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। तो 20 साल के लिए अभी जो है पेटेंट इनको मिला है और सबको 20 साल के लिए पहली बार में मिलता है। ठीक है, फिर दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी आई है। ट्रांसपेरेंट, हालांकि इससे क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं कम है, लेकिन बस कवर कर दे रहा हूं। ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी, ठीक है। तो इसको अभी अमेरिका के लॉस वेगास में सबसे बड़ा एक टेक इवेंट लगा था, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो, जिसका नाम है CES, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो 2024। और वहां पर इस ओलेड डिस्प्ले को, जो कि ट्रांसपेरेंट टीवी है, उसको जो है यहां पर शोकेस किया गया। 77 इंच का टोटल डिस्प्ले यहां पर लगाया गया था। ठीक है, और हवा में तैरती हुई ये नजर आ रही थी। और LG जो है ब्रांड, जो LG ब्रांड है, ठीक है, लाइफ्स गुड जिसका सिंबल है, वो सिग्नेचर ओलेड टीवी को इस साल के अंत में वैश्विक रूप से लॉन्च करेगा। और बताया जा रहा है कि LG कह रहा है कि बंद होने पर यह व्यवहारिक रूप से इनविजिबल हो जाता है, कि अगर उस टीवी को बंद कर दोगे तो इनविजिबल सी फीलिंग आएगी, क्योंकि ट्रांसपेरेंट रहेगी। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखनी है। ठीक है, अगला है कि अटलांटिक तट पर गहरे समुद्र में प्रवाल भित्ति का मानचित्रण किया गया है। तो उतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, तो उसको कवर हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, बस उसको बता दे रहा हूँ कि एक्चुअली अटलांटिक तट पर गहरे समुद्र में प्रवाल भित्ति का मानचित्रण का मतलब ये है कि वहाँ पे अंडर वाटर मैपिंग टेक्निक यूज़ किया गया है और अमेरिका में अटलांटिक तट के पास गहरे समुद्र में जो बड़ी प्रवाल भित्तियां हैं उनका मानचित्रण किया गया है। बेसिकली वो 200 मीटर से लेकर के 1000 मीटर तक जो है उतनी गहराई में इसका जितनी भी रीफ होती है उसका मानचित्रण कर रहे हैं, जहां सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, अगला जो न्यूज़ है वो है IIT कानपुर ने देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सटेंशन टनल टेस्ट सुविधा का विकास किया है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको पढ़ लेते हैं। तो ये न्यूज़ है, IIT कानपुर ने देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी स्टार्ट की है। क्या करेगा ये? तो जिस तरह से आपको समझ में आ रहा है कि हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा है, तो कोई भी हाइपर वेलोसिटी की चीज़ का यहाँ पर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं उसको चला करके। जैसे हाइपर सोनिक क्रूज मिसाइल का सटीक निशाना लगाना, हाइपर सोनिक क्रूज मिसाइल का, ठीक है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को सटीक निशाना लगाने के लिए तैयार किया जा सकता है। फिर गगनयान हो गया, गगनयान जो आपका मानव वाला यान होने वाला है। ठीक है, मैन बेस्ड एक फ्लाइट होने वाली है भारत के द्वारा, गगनयान। या फिर RLV के साथ ही इसरो, DRDO, अन्य जो अनुसंधानिक संस्थाएं हैं उनको भी कुछ टेस्ट करने के लिए यहाँ पर अलाउ किया गया है। नाम क्या रखा है इसका? तो नाम रखा है जिगर ठंडा। तो नाम थोड़ा जिगर को ठंडा करने वाला है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो नाम रखा है जिगर ठंडा। टोटल है 24 मीटर लंबा S2 टनल। ठीक है ना, यह टनल S2 जो है नाम इसको दिया गया है, तो नाम याद रखेंगे इसका। इस टनल को संस्थान के एसोसिएट प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम सुगर्नो और उनकी टीम ने तैयार किया है। तो किसने तैयार किया है? तो मोहम्मद इब्राहिम सुगर्नो, सुगर नहीं लेते हैं, ठीक है, और उनकी टीम जो है उन्होंने मिलकर के तैयार किया। तो बस याद करने के लिए ये चीज़ें मैंने बताई। अगला जो टॉपिक आता है इस बुक में उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। तो अगला है स्पेस टेक्नोलॉजी या स्पेस प्रौद्योगिकी, ठीक है ना, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो स्पेस टेक का कुछ न्यूज़ जो है हम लोग कवर करेंगे, जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसी को कवर करेंगे। सबसे पहले है चैंग E6, ठीक है, तो इसके बारे में एक बार चर्चा मैंने और की थी जब मैं वीडियो लेक्चर ले रहा था, शायद हिस्ट्री का। तो चीन का एक चंद्रमिशन है जिसका नाम है चैंग E6, जो कि चंद्रमा की सतह से नमूने लेकर के लौटा है। किसके नमूने? तो जो वहाँ पर मिट्टी या रॉक्स हैं उनके नमूने लेकर के लौटा है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि 25 जून 2024 को ये वापस आया और अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम की दृष्टि से चीन की उपलब्धि मानी जा रही है। यानी कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि चैंग E6 जो है कुछ नमूने लेकर के आया है। कहाँ से लेकर के आया है? तो दक्षिणी ध्रुव, जो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, वहां पर एटकेन बेसिन जो पॉइंट है चंद्रमा का, ठीक है, चंद्रमा का साउथ पोल जो है
वहाँ पर एटकेन बेसिन के पास से लेकर के आया है। ठीक है, तो मून से कल लेकर के आया है। चैंग E6 नाम से ही पता चल रहा है कि चीन का है। ठीक है, और ये जो है मई में गया हुआ था और जून में वापस आ गया है, एक करीबन 1.5 महीने के आसपास में। ठीक है, और एटकेन बेसिन में अपना यान उतारने वाला जो चाइना है वो पहला देश भी बन गया है। ठीक है, टोटल 53 दिन का मिशन था इसका। ठीक है, और चंद्रमा के दूरस्थ हिस्से से लेकर के आया है। इसमें कुछ और उपकरण भी लगे हुए थे, जैसे चैंग E6 मिशन में लैंडर पर फ्रांस, इटली, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि EU के भी कुछ उपकरण लगे हुए थे। इसके अलावा ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी के उपकरण लगे थे। इसके अलावा ऑर्बिटर पर पाकिस्तान के पेलोड को रखा गया था। तो ऑर्बिटर पर किसका रखा गया था? तो पाकिस्तान का पेलोड था। ठीक है, जबकि अगर बात की जाए लैंडर की, तो लैंडर पर फ्रांस, इटली और ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के कुछ उपकरण लगे हुए थे। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं न्यूज़ जो है वो है अग्नि बाण को लेकर के। क्या है? अग्नि बाण। ठीक है, तो अग्नि बाण क्या है? अग्नि कुल कॉस्मोस द्वारा अग्निबाण रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया है, या परीक्षण किया गया, प्रक्षेपण नहीं किया गया, परीक्षण किया गया। ठीक है, तो अग्नि कुल कॉस्मोस ने देश के पहले निजी लॉन्च पैड से देश के पहले निजी लॉन्च पैड से किसने? तो अग्निकुल ने। ठीक है, अग्निकुल क्या है? एक स्टार्टअप है। इसने जो है देश के पहले निजी लॉन्च पैड को यूज़ किया है, और सिंगल पीस मतलब एक बारी में बना हुआ 3D प्रिंटेड, यानी कि 3D प्रिंटेड टेक्निक से बना हुआ सेमी क्रायोजेनिक क्या बनाया है? रॉकेट बनाया है, जिसका नाम है अग्निबाण। क्या नाम है? अग्निबाण। ठीक है, तो इसको जो है लॉन्च किया है, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, अग्निकुल 30 मई को श्रीहरिकोटा में SDSC यानी कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के भीतर भारत के पहले एकमात्र निजी लॉन्च पैड, जिसका नाम है धनुष। तो लॉन्च पैड का क्या नाम है? धनुष। तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि लॉन्च पैड का क्या नाम है? धनुष। और यहाँ से अग्निबाण जो उनका सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट है उसको जो है प्रक्षेपित किया है। ठीक है, अब कितना वो भारी है, कितना हल्का है, ये सारी चीज़ें नहीं इंपॉर्टेंट है। बस अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि हाल ही में चर्चा में रहा धनुष तथा अग्निबाण क्या है, तो धनुष वो निजी लॉन्च पैड है, ठीक है, जिससे प्रक्षेपित किया गया है रॉकेट को, और अग्निबाण वो सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट है जिसे प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, अगला है नासा का एक प्री फायर मिशन है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। नासा का एक मिशन है, नासा का प्री फायर मिशन। ठीक है ना, पहले मिशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, ठीक है, जो कि न्यूजीलैंड के माहिया में रॉकेट लैब के जो लॉन्च कॉम्प्लेक्स है वहाँ से छोटे आकार का जलवायु उपग्रह अंतरिक्ष जो है में प्रक्षेपित करती है। जलवायु उपग्रह, तो क्या प्रक्षेपित करती है? जलवायु उपग्रह। देखिए, जानने वाली चीज़ जो है उसको जरूर लिख दिया जाएगा, बाकी चीज़ें जो समझने वाली है उसे कोई ज़रूरत नहीं है। कहाँ से प्रक्षेपित करती है ये भी जानना है, तो न्यूजीलैंड के माहिया रॉकेट लैब से। ठीक है, अब प्री फायर क्या है? तो जो दूर अवरक्त प्रयोग में ध्रुवीय विकिरण ऊर्जा नामक इस मिशन का उद्देश्य पृथ्वी के ध्रुवों पर ऊष्मा उत्सर्जन का अध्ययन करना है, जिससे इन क्षेत्रों और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के बीच जटिल अंतर संबंध पर प्रकाश डाला सके। ठीक है, नासा का प्री फायर यानी कि पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड। तो प्री फायर का फुल फॉर्म देख लेते हैं। प्री फायर का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बेसिकली काम क्या है इसका? तो काम ऐसे समझ लीजिए कि जैसे पृथ्वी जो है हीट अप होती है, ठीक है,
तो इसमें थर्मल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है जो कि पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी को मापेगा और आर्कटिक और अंटार्कटिक के ऊपर जो है ये माप लेगा कि कितना ज़्यादा हीट जो है आर्कटिक और अंटार्कटिक की ओर जा रही है। ठीक है, तो बेसिकली हीट मेजरमेंट ऑफ अर्थ ओवर आर्कटिक एंड अंटार्कटिक। ठीक है ना, आर्कटिक और अंटार्कटिक के ऊपर जो है हीट मेजरमेंट लेने का काम ये करेगा, जो कि नासा का प्री फायर मिशन है। ठीक है, अगला है एक न्यूज़ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर रूस और चीन दोनों मिल करके मून पर, यानी कि जो चंद्रमा है वहाँ पर अनुसंधान स्टेशन, यानी कि अनुसंधान स्टेशन रिसर्च लैब, ठीक है, स्थापित करना चाह रहे हैं और इसको मंजूरी भी मिल गई है। और कब तक ये करेंगे, तो इनका टारगेट है 2035 तक जो है, जो फेज़ 1 है उसको कंप्लीट करना है। और दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में कहाँ पर करेंगे, तो दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र जो है चंद्रमा का, दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में इसको स्थापित किया जाएगा। ठीक है, एक अंतरिक्ष यात्री हैं जिनका नाम है आलेग कोनोनेंको। क्या नाम है? आलेग कोनोनेंको। ठीक है, कहाँ के हैं, तो रशिया के हैं। क्यों इनका नाम आया, तो स्पेस में 1000 दिन जो है ये बिताए हैं, 1000 डेज जो है बिताए हैं। जो ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसमें हमेशा डिफरेंट कंट्रीज़ के कुछ ना कुछ लोग रहते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि नासा से कुछ लोग गए, जैसे अभी सुनीता विलियम्स गई हुई हैं तो वो वहाँ पर हैं। ठीक है, उनके साथ में अलग अलग देशों के, जैसे कुछ लोग रशिया के होंगे, कुछ लोग और भी कंट्रीज़ के वहाँ पर उपस्थित होंगे। ठीक है, वो साथ में काम करते हैं। काफ़ी बड़ा होता है स्पेस स्टेशन। ठीक है, उसमें रूम होता है, पर्याप्त खाने की व्यवस्था होती है। जो लोग जाते हैं वो यहाँ से खाने ले करके जाते हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग वहाँ पर रिसर्च साथ में कर रहे हैं। और जब कोई ट्रूप वहाँ से आता है तो कुछ लोग जिनकी बारी होती है वो लोग वहाँ से आते भी रहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कोई 1 महीना रुकता है, कोई 2 महीना, एज पर कंडीशन कि उनका स्वास्थ्य कितना सही है वहाँ पर और उनको कितना अलाउड है रुकना, या उनका एक्सपेरिमेंट कितने टाइम तक चल रहा है। ठीक है, तीनों चीज़ों को देख करके लोग वहाँ रुकते हैं। तो जो रशिया के आलेग कोनोनेंको हैं वो 1000 दिन ISS में पूरा करने वाले दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री बने हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट स्पेस ट्रेवलर, दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है। ये कब गए थे, तो 15 सितंबर 2023 को ये सोयूज MS-24 स्पेसक्राफ्ट से गए हुए थे और सितंबर 2024 में इनकी वापसी होनी थी। टोटल 1110 दिन तब तक ये बिता चुके होंगे। ठीक है, और ये 2008 से ही जा रहे हैं, टोटल 5 बार जा चुके हैं। ठीक है, तो 5 बार जा चुके हैं और 1110 दिन जो है टोटल ये बिताने वाले थे। ठीक है, अगला है इसरो द्वारा पुष्पक का तीसरा सफल परीक्षण किया गया है। तो पुष्पक क्या है इसके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, इसरो द्वारा प्रक्षेपण किया गया, ये तो आपको पता चल चुका है। पुष्पक जो है वो प्रयोज्य प्रक्षेपण यान है, यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। क्या है? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है ये। ठीक है, जो कि फिर से जो है प्रक्षेपित किया गया है, तीसरा इस परीक्षण। ठीक है, और कहाँ से इसको छोड़ा गया है, तो इसको छोड़ा गया है आपका कर्नाटक में चित्रदुर्ग स्थित जो वैमानिकी परीक्षण रेंज है, यानी कि एरोनॉटिकल टेस्टिंग रेंज, वहाँ से छोड़ा गया है। तो कहाँ से छोड़ा गया है? चित्रदुर्ग में ART से छोड़ा गया है। ठीक है, एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से छोड़ा गया है। इसके अलावा एक चीज़ और जाननी है कि इसका क्या नाम है, तो इसका नाम जो है, ऑफिशियल नाम है RLV रीयूज लॉन्च व्हीकल LEX। ठीक है, 03। तो ये इसका एक्चुअली नाम है। ठीक है, तो याद रखना है कि पुष्पक नाम से इसको जाना जा रहा है। ठीक है, इतनी बातें इसके बारे में जाननी थी। अगला है मंगल ग्रह के बारे में। तो मंगल ग्रह पर बहुत सारे क्रेटर हैं। क्रेटर मतलब गहरे गड्ढे। उनका नाम भारतीयों के नाम पर रखा जा रहा है।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है लेकिन रोचक है थोड़ी, तो इसको मैं कवर कर दे रहा हूँ। एक है लाल क्रेटर जो कि रखा गया है, सबसे बड़ा क्रेटर है ये, प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा गया है। लाल क्रेटर किसके नाम पर रखा गया है? आफ्टर प्रोफेसर देवेंद्र लाल, ठीक है, इनके नाम पर लाल क्रेटर रखा गया है। जबकि मुरसान क्रेटर जो है, मुरसान क्रेटर, ठीक है, मुरसान क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश के मुरसान शहर से लिया गया है, मुरसान सिटी शहर यूपी, ठीक है। और तीसरा है हिल्सा क्रेटर, हिल्सा क्रेटर, ठीक है, हिल्सा क्रेटर का नाम बिहार के हिल्सा शहर से लिया गया है, हिल्सा शहर बिहार, ठीक है ना, तो यहां से लिया गया है। अगला है कि नासा की पहली चंद्र रेलवे प्रणाली आई है जिसका नाम है फ्लोट, ठीक है। तो फ्लोट क्या है, अगर इस पर प्रश्न पूछता है, एक सेकंड, ये वो नौका विहार में जो तारामंडल है, ठीक है, तो रामगढ़ ताल में वो जो रेस्टोरेंट है वो नहीं है, ये फ्लोट कुछ और है। चंद्रमा पर जो एक महत्वाकांक्षी रेल प्रणाली का निर्माण है, उसको महत्वाकांक्षी योजना है नासा की, उसका नाम है फ्लोट। ट्रैक पर लचीला लेविटेशन के रूप में जाना जा रहा है। फ्लोट को चंद्रमा पर पेलोड परिवहन में क्रांति लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस नवोन्मेषी प्रणाली का लक्ष्य जो है नासा की चंद्रमा से मंगल ग्रह की ओर और रोबोटिक लूनर सरफेस ऑपरेशन 2 यानी कि RLS-O2 जैसी मिशन अवधारणाओं के साथ तालमेल बैठाते हुए एक स्थायी चंद्र आकार के दैनिक संचालन के लिए आवश्यक विश्वसनीय, स्वायत्त और कुशल परिवहन प्रदान करेगा। तो कुछ चीज़ें बस इसके बारे में भी याद रखिए। क्या याद रखना है कि पहला तो नासा का प्रोजेक्ट है, ठीक है, किस लिए है? तो मून के लिए है, ठीक है, मून के लिए है, ठीक। फुल फॉर्म क्या है फ्लोट का? तो फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक, ठीक है, जिसको फ्लोट नाम दिया जा रहा है। बेसिकली क्या करेगा कि मतलब जो भी चीज़ें यहाँ से भेजनी है चंद्रमा पर, पेलोड परिवहन जो करना है, उसी में क्रांति लाने के लिए फ्लोट को डिज़ाइन किया जा रहा है। और अभी ये डिज़ाइन किया जा रहा है, मतलब ये प्रोसेस में है, ठीक है। तो बस नाम याद रखिए कि फ्लोट प्रोजेक्ट के बारे में अगर पूछे तो आपको बता देना है कि मून पर जो है पेलोड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पेलोड के बता दे रहा हूँ, मून पर पेलोड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये प्रोजेक्ट आ रहा है, ठीक है। फिर एक और रोचक घटना हुई है। रोचक घटना क्या हुई है कि SR-75 याद रखना है, SR-75 रॉकेट, ठीक है ना। SR-75 को अभी जो है जर्मनी में मोम की ऊर्जा से भेजा गया है। यानी कि उसमें क्या क्या यूज़ कर रहे थे? मोम, बत्ती का मोम यूज़ कर रहे थे और तरल ऑक्सीजन का यूज़ करके इसको भेज दिया गया है, ठीक है ना। तो बस ये चीज़ याद रखनी है कि मोम की ऊर्जा से इसको स्पेस में भेजा गया है SR-75 रॉकेट को, और इसमें कुछ भी रोचकता के अलावा नहीं है, ठीक है। एक नाम याद रखेंगे, नाम है गोपी थोटाकुरा, ठीक है ना, ये नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट टू नेक्स्ट न्यूज़ है, एक दो न्यूज़ स्किप किया हूं मैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं लग रही थी। तो गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं, सेकंड इंडियन वेंट टू स्पेस, यानी कि अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे व्यक्ति बने और पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने। पहले अंतरिक्ष पर्यटक मतलब ये घूमने गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखनी है कि दूसरे व्यक्ति हैं जो कि अंतरिक्ष में गए हैं इंडिया के, और पहले पर्यटक बने, ठीक है। तो गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय और पहले अंतरिक्ष पर्यटक बन गए हैं। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस के ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन के 6 सदस्यों के चालक दलों में इनको चुना गया है। तो जो जेफ बेजोस हैं, अमेजन के संस्थापक, उनका जो ब्लू ओरिजिन है, ठीक है ना, ब्लू ओरिजिन, उसके NS-25 मिशन के तहत ये 6 में से एक यानी कि 1/6 चालक दलों में ये थे और इनको जो है स्पेस में जाने का मौका मिला है। तो बस नाम याद रखिएगा, गोपी थोटाकुरा, ठीक है।
अगला है फतह 2 रॉकेट प्रणाली पाकिस्तान ने छोड़ा है। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की कोई न्यूज़ पढ़नी चाहिए, इसलिए मैं इसको सिंपली स्किप कर दे रहा हूँ। उतना ध्यान ही नहीं देना है, समझ में आ रहा है ना, इतना ज़्यादा बात ही नहीं करना है उस बारे में। अगला, भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A का सफल प्रक्षेपण किया गया है। तो TSAT-1A क्या है? टाटा सन्स की सहायक कंपनी है, इसका नाम है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL। उसने अपने सब मीटर रेजोल्यूशन ऑप्टिकल उपग्रह, इसका नाम है TSAT-1A का अंतरिक्ष में सफलता से मतलब छोड़े जाने की घोषणा की है, सफल तैनाती की घोषणा की है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है वो है कि इसरो ने रॉकेट इंजनों के लिए हल्के कार्बन नोजल को विकसित किया है। तो केवल एक न्यूज़ ही जाननी है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो वो चीज़ें मैं लिख दे रहा हूँ कि इसरो ने रॉकेट इंजनों के लिए हल्के कार्बन नोजल को विकसित किया। तो प्रश्न ये पूछेगा किसने किया, डायरेक्टली आंसर करना है इसरो ने किया। ठीक है, तो ये न्यूज़ है, इसके बारे में हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, बस ये जानना है कि कार्बन या CC नोजल जो है विकसित किया गया है, जो कि एंटी ऑक्सीडेशन कोटिंग है। ठीक है, जो कार्बन नोजल है ये करता क्या है? एंटी ऑक्सीडेशन कोटिंग देता है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीडेशन नहीं होती किसी चीज़ की। आपको पता होगा कि जब भी ऑक्सीडेशन होती है तो आपका रस्टिंग के फिनोमेना या अन्य परेशानियां शुरू होती हैं। ठीक है, इसके द्वारा तरल रॉकेट इंजन का भी सफल हॉट परीक्षण जो है इसरो के द्वारा किया गया है। तरल लिक्विड रॉकेट इंजन का परीक्षण भी जो है इसरो के द्वारा किया गया है, जो कि PS4 इंजन के प्रमुख प्रदर्शन मानदंडों की पुष्टि भी करता है। ठीक है, तो एक न्यूज़ ये भी जाननी थी। इसके अलावा मैंने आपको गोपी थोटाकुरा के बारे में बता ही दिया है, जो कि ब्लू ओरिजिन जो कि जेफ बेजोस का है, उसमें से एक व्यक्ति हैं, 6 चालक दल गया था। ठीक है, NS-25 मिशन के तहत ये गए हुए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो न्यूज़ है हम लोग की, वो निजी क्षेत्र कंपनी के द्वारा निर्मित जो सैटेलाइट थी उसके बारे में बताया था, वो भी फिर से लिख दे रहा हूँ कि भारत का पहला, ठीक है, फर्स्ट क्या है? निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित, ठीक है, द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, क्या नाम है इसका? इसका नाम है TSAT-1A। ठीक है, तो नाम याद रखेंगे किसके द्वारा बना है? तो टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड के द्वारा जो है बनाया गया है, और ये पहला जो है निजी क्षेत्र के द्वारा निर्मित अवलोकन उपग्रह या ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट होगा। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ ये है कि चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग स्थल है उसका क्या नाम है? तो डायरेक्टली स्थल के नाम से ही शुरू करते हैं। तो शिव शक्ति पॉइंट जो है उसका नाम दिया गया है, जो कि लैंडिंग स्थल है चंद्रयान 3 का। ठीक है, लैंडिंग स्थल है चंद्रयान 3 का, और इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा मंजूरी भी दे दी गई है। ठीक है, तो ये नाम किसने दिया? तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। उसके साथ ही 23 अगस्त जिस दिन वो पहुंचा है उसको राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा हुई है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पूछे जाने की संभावना अधिक है। ठीक है, कौन सा ऐसा देश है जिसने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी स्टार्ट की है? तो देश का नाम है साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया ने क्या किया है? तो ये नेक्स्ट न्यूज़ है, साउथ कोरिया ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है कासा, ठीक है, कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत की है। ठीक है, यहाँ का जो
मुद्रा है वो क्या होता है, उसका नाम है वॉन, ठीक है, और लगभग 100 ट्रिलियन वॉन के साथ पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना की गई है, ठीक है। और दक्षिण कोरिया ने नूरी नामक रॉकेट का प्रक्षेपण के साथ स्वदेशी अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान और उपग्रह विकास प्रौद्योगिकी में भी प्रवेश करने वाला दुनिया का 7वां देश बन गया है। तो नूरी रॉकेट, ये भी याद रखना है कि नूरी रॉकेट किस कंट्री का है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान या साउथ कोरिया। तो करेक्ट आंसर होगा साउथ कोरिया, ठीक है। तो ये भी चीज़ याद रखेंगे कि नूरी रॉकेट के साथ दुनिया का 7वां देश बना है जो कि स्वदेशी अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान और उपग्रह विकास प्रौद्योगिकी में प्रवेश किया है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट हम लोग का एक न्यूज़। एक हैदराबाद स्थित स्टार्टअप कंपनी है और जो कि रॉकेट प्रक्षेपण करने वाला देश की निजी क्षेत्र की भी कंपनी बनी है। उसने स्काई रूट उसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस, ठीक है। तो इसने जो है विक्रम रॉकेट का दूसरा सफल परीक्षण किया है, विक्रम रॉकेट बाय स्काई रूट एरोस्पेस, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि स्काई रूट एरोस्पेस जो कि हैदराबाद की कंपनी है, निजी क्षेत्रक है, और इसने विक्रम रॉकेट के दूसरे चरण का भी सफल परीक्षण किया है, ठीक है। एक बात और कि स्काई रूट एरोस्पेस के विक्रम रॉकेट का नामकरण भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक थे विक्रम साराभाई के नाम पर किया गया था। वहीं इसके दूसरे चरण को एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर कलाम 250 नाम दिया गया, ठीक ना। तो सेकेंड फेज को कलाम 250 और फर्स्ट फेज को विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम नाम दिया गया था, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। दुनिया की पहली लकड़ी की सैटेलाइट कहाँ बनी है, तो जापान ने दुनिया की पहली लकड़ी के निर्मित सैटेलाइट का प्रदर्शन किया है क्योटो यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और किसने किया है, तो सुमितोमो फॉरेस्ट्री के वैज्ञानिकों ने मिलकर के किया है, ठीक है। नाम रखा है लिग्नोसैट। तो ये भी याद रखेंगे, लिग्नोसैट। लिग्नोसैट कहाँ का है, तो है ये जापान का, ठीक है ना। लकड़ी की सैटेलाइट है, वर्ल्ड की पहली, ठीक है। ये चीज याद रखेंगे, ठीक है। लिग्नोसैट नाम दिया गया है, छोटी सैटेलाइट है, ठीक है। फिर अगला है कौन सा देश है जो 5वां देश बना है सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चंद्रमा पर, ठीक है। मून सॉफ्ट लैंडिंग, ठीक है। तो देश का क्या नाम है, देश का नाम है जापान, ठीक है। और ये चौथा देश बना है, तो 5th देश बना है, 5वां बना है। और मून स्नाइपर जो कि जापान का चंद्रयान था, क्या नाम है, मून स्नाइपर, वो जो है जापान में मून पर जाकर के उतरा है और सॉफ्ट लैंडिंग किया है। स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून स्लिम सटीक तकनीक का उपयोग करते हुए ये चंद्र भूमध्य रेखा के दक्षिण में शियोली क्रेटर के पास उतरा है। तो कहाँ उतरा है, शियोली क्रेटर के पास, जो मून की इक्वेटर है वहां पर उतरा है। कौन सी टेक्निक का प्रयोग कर रहा था, तो स्लिम टेक्निक का प्रयोग कर रहा था, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ भी जानना नहीं है। फिर इसरो द्वारा पहली बार स्पेस एक्स के रॉकेट से GSAT-20 उपग्रह के प्रक्षेपण की तैयारी की जा रही है, ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, तो ना इसको लिखेंगे और ना ही इसको पढ़ेंगे, ठीक है। वहीं आदित्य L1 मिशन सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित हो चुका है। तो जो पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं कि आदित्य L1 मिशन सक्सेसफुली जो है ऑर्बिट में स्थापित हो गया है, ठीक है। ये पॉइंट जानेंगे। हुआ क्या कि 6 जनवरी 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इसरो बोलते हैं, ठीक है, 6 जनवरी को इसरो के द्वारा छोड़ा गया किसको, आदित्य L1 मिशन को, ठीक है। और ये लैग्रेंजे पॉइंट 1 पर गया। लैग्रेंजे पॉइंट मैंने बताया भी था कि जहाँ पर दोनों का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण जहाँ पर स्टेबलाइज होता है एक तरह से, यानी कि वो स्टेबल कक्षा है, वहाँ पर सफलतापूर्वक, जिसको हम लोग बोलते हैं हेलो ऑर्बिट, वहाँ पर सफलतापूर्वक जो है पहुँच चुका है, ठीक है।
और ये पहुंचा कब, तो किससे छोड़ा गया था ये भी जान लेते हैं। सॉरी, 6 जनवरी को ये पहुंचा है। छोड़ा कब गया था, तो 2 सितंबर 2023 को PSLV C-57 के द्वारा छोड़ा गया था। ठीक है, और मिशन कितने साल के लिए है, तो 5 साल की अवधि के लिए मिशन है। अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो है रक्षा और प्रतिरक्षा को लेकर के। ठीक है, रक्षा यानी कि डिफेंस को लेकर के। ठीक है ना, डिफेंस को लेकर के अगला जो टॉपिक है वो हम लोग का स्टार्ट हो रहा है। तो DRDO ने रुद्रम 2 मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया। तो बस ये चीज याद रखना है कि रुद्र M2 मिसाइल का DRDO के द्वारा सफल प्रक्षेपण नहीं, सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, तो एक चीज ये याद रखनी है, जो कि सॉलिड प्रोपेलेंट पर चलता है, यानी कि ठोस प्रणोदक पर चलता है। ठीक है, सॉलिड प्रोपेलेंट इसमें लगता है, बस इतनी चीजें आपको जाननी है। और है क्या ये, तो हवा से सतह में मार करने वाला जो है ये डिजाइन किया गया है, जो कि दुश्मनों के सभी प्रकार के लक्ष्यों को नेस्तनाबूद कर सकता है। ठीक, फिर आता है INS जटायु। तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस INS जटायु जानिए कि हिंद महासागर में भारत की नौसैनिक पहुंच एवं संचालन क्षमता में वृद्धि के उद्देश्य से नौसेना का एक नया अड्डा लक्षद्वीप में स्थापित किया गया है, जिसे INS जटायु नाम दिया गया है। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रख लीजिए। ठीक, दूसरा है स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल आई है, स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल। ठीक है, तो भारतीय थल सेना द्वारा राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से डिजाइन मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसको MPATGM बोला जा रहा है, यानी कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, ये हथियार प्रणाली को स्वदेशी रूप से DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। तो किसके द्वारा विकसित किया गया है, DRDO के द्वारा। ठीक है, विकसित किया गया है। और इस मिसाइल प्रणाली में मैन पोर्टेबल लॉन्चर, टारगेट एक्विजिशन सिस्टम TAS जिसको बोल रहे हैं, और फायर कंट्रोल यूनिट को शामिल किया गया है। तो क्या क्या शामिल है, तो 3 चीजें शामिल है। पहला है मैन पोर्टेबल लॉन्चर। ठीक है, दूसरा है TAS यानी कि टारगेट एक्विजिशन सिस्टम, और तीसरा है फायर कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो यहां पर लिख भी सकते हैं मैन पोर्टेबल लॉन्चर। ठीक है, टारगेट एक्विजिशन सिस्टम, और तीसरा है आपका फायर CTRL कंट्रोल को लिखा हूं यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट। ये चीजें जो है किया गया है। तीसरी पीढ़ी की एंटी गाइडेड मतलब टेक्नोलॉजी है, ये भी चीज याद रखना है। ठीक है, वजन से कोई मतलब हम लोग का नहीं है। सुपरसोनिक मिसाइल स्मार्ट का सफल परीक्षण हुआ है। तो अगर पूछता है कि स्मार्ट निम्न में से क्या है, जिसका परीक्षण अभी हाल ही में उड़ीसा के तट पर किया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। ठीक है, तो याद रखना है स्मार्ट जो है वो है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो। ठीक है, तो फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं, क्या नाम है, सुपर सोनिक मिसाइल। ठीक है, असिस्टेड, ठीक है, रिलीज ऑफ टॉर्पीडो की स्पेलिंग एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो टारपीडो ये जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। कहां से छोड़ा गया है, तो व्हीलर या APJ अब्दुल कलाम द्वीप से छोड़ा गया है इसको। ठीक है, भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को हल्के टारपीडो की पारंपरिक सीमा से कहीं अधिक बढ़ाने के लिए इसको विकसित किया गया है। ठीक, उसके अलावा जो दूसरी न्यूज़ है वो है भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक UAV विमान। तो स्वदेशी बम वर्षक UAV विमान, जिसका नाम है FWD
200B। याद रखिएगा विमान का नाम क्या है, स्वदेशी बम वर्षक विमान है, भारत का पहला है, ठीक है, और स्वदेशी है यानी कि इंडिजिनस है, इसलिए भी इसको याद रखना है। ये ऑप्टिकल निगरानी, पेलोड और सटीक हवाई हमले के लिए मिसाइल जैसे हथियारों से युक्त है, ठीक है। और इसको बनाया किसने है, तो भारतीय रक्षा और एरोस्पेस कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस, तो मेड बाय ठीक है, फ्लाइंग वेज डिफेंस ने जो है इसको बनाया है, ठीक है। नाम याद रखिएगा, क्या नाम है इसका, FWD-200B। ओके, अगला क्या है, तो इसमें कुछ चीज़ें और हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको नहीं जानना है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। फिर अग्नि प्राइम जो है अगली न्यूज़ कवर की गई है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उसको छोड़ रहा हूँ। स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है नागास्त्र 1, तो ये चीज़ याद रखना है कि एक ड्रोन है जिसका नाम है नागास्त्र 1, ठीक है, जो कि स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है, ठीक है। इसको बनाया किसने है, तो इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। किसके द्वारा निर्माण किया गया है, तो कंपनी का नाम है EEL यानी कि इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव, ठीक है, लिमिटेड, सब शॉर्ट में लिखा हूं। इसको निर्मित किया गया है। जो EEL निर्मित ड्रोन है एक बार में 30 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है और GPS से लैस है, तो मैक्सिमम 30 किलोमीटर रेंज है इसकी, और इसमें GPS ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है, ठीक। इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया, तो लद्दाख की नुब्रा घाटी के पास किया गया। लद्दाख की जो नुब्रा वैली है वहां सक्सेसफुली टेस्ट इसका किया गया है, ठीक है। अगला जो खबर है, कितने ऊंचाई तक जा सकती है, तो 4500 मीटर यानी कि 4.5 किलोमीटर ऊंचाई तक जो है ये जा सकती है। फिर अगला है 25T बोलार्ड पुल टग नौका महाबली नौसेना में शामिल हुआ है। जैसे जब शिप्स बड़ी बड़ी आती हैं या शिप्स को रोका जाता है किसी भी बंदरगाह के बगल में, तो उसको टग करना पड़ता है, मतलब एक तरह से उसको कहीं बांध के रखना पड़ता है, ठीक है। तो उसी का नाम है महाबली, बस ये चीज़ याद रख लेगा, क्या नाम है, महाबली, ठीक है। इसका नाम है 25T बोलार्ड पुल टग नौका, ठीक है। किसमें शामिल किया गया है इसको, तो भारतीय नौसेना को सौंपा गया है, यानी कि उसमें शामिल किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा बना हुआ था, तो ये मेसर शाफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बना हुआ था, ठीक है। फिर आता है दृष्टि 10 स्टार लाइनर। दृष्टि 10 स्टार लाइनर, दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या है, एक मानव रहित यान है, मानव रहित यान यानी कि मैनलेस यान है, व्हीकल है, जो कि जो नौसेना प्रमुख है एडमिरल R हरि कुमार उस समय में जो थे जनवरी में, ठीक है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है और इसे अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा जो है इसको विकसित किया गया है। UAV प्रणाली को सभी मौसम में उड़ाया जा सकता है और इसके लिए नाटो के स्टैंग STANAG यानी कि स्टैनाग भी पढ़ सकते हो 4671 के साथ इसको अनुमोदित किया गया है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी जो है खूबियां भी दी गई हैं, ठीक है। तो इतना पॉइंट इसमें हम लोग देख सकते थे। इसके अलावा हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल करके एक और जो है अभ्यास का 4 सफल परीक्षणों के द्वारा उड़ान किया गया है, तो इसको हम लोग छोड़ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। INS चीता, गुलदार और कुंभीर सेवा मुक्त हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कभी कभी इनके विषय में प्रश्न पूछ लेता है। तो INS चीता, गुलदार और कुंभीर ये क्या हुए हैं, सेवा मुक्त हुए हैं, ठीक है ना।
तो ये तीनों याद रखेंगे कि ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार में आयोजित एक समारोह के दौरान इन तीनों को नौसेना जहाज़ों यानी कि आईएनएस चीता, आईएनएस गुलदार और आईएनएस कुंभीर को एक साथ सेवा मुक्त कर दिया गया है। लगभग 40 साल से ये लोग जो है सेवा दे रहे थे। ठीक है, इसके अलावा जो अगला है, आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, जो कि डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई थी और उड़ीसा के तट पर जो चांदीपुर एकीकृत टेस्टिंग रेंज है वहां से नई पीढ़ी की आकाश एनजी मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया है, जो कि सतह से हवा में मार कर सकती है। ठीक है, तो ये भी जान लेते हैं, क्या नाम है, आकाश एनजी मिसाइल प्रक्षेपण कहां से हुआ है, चांदीपुर उड़ीसा, और किसने बनाया है, तो डीआरडीओ ने बनाया था। नई पीढ़ी की जो है ये मिसाइल है। ठीक है, कैसे मार करती है, तो सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। ठीक है, अगला है असॉल्ट राइफल, जिसका नाम है उग्रम। उग्रम क्या है, असॉल्ट राइफल है, जिसको डीआरडीओ और हैदराबाद स्थित एक निजी फर्म है जिसका नाम है द्वीपा आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके द्वारा बनाया गया है। और इसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें मतलब दे रहा है कि भाई 500 मीटर की प्रभावी रेंज है, 4 किलो से कम है, 20 राउंड गोलियां इसमें डाली जा सकती हैं, 7.62 मल्टीप्लाइड बाई 51 mm कैलिबर की गोलियां यूज़ की जा सकती हैं। ठीक है, तो बस नाम याद रखिए, उग्रम क्या है, तो असॉल्ट राइफल है, डेवलप्ड बाई डीआरडीओ और द्वीपा आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब इसके बाद कुछ बुक्स का नाम आता है, तो बुक्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं, वो चीज़ें हमने लिख के रखी हैं। ठीक है, तो जितनी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं बस उन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बुक्स के बारे में देखना शुरू करते हैं। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी लिखा है सैम पित्रोदा ने। देखिए, बुक्स याद करने का ट्रिक टेक्निक बहुत सारा कुछ होता है, लेकिन आपको मैं एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो जेन्युइन है, और अगर आप एक बार वो काम कर लोगे तो मुझे आशा है कि चीज़ें याद रहेंगी। आप सिंपली करो क्या कि आलस छोड़ करके द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बुक अपने गूगल पर सर्च कर लो, उसमें ये बुक जो है बन करके फोटो सहित आ जाएगी। नीचे लिखा होगा सैम पित्रोदा, यहाँ पर पब्लिशर की कंपनी लिखी होगी, जैसे सपोज करिए कि पेंगुइन ने पब्लिश किया है तो उसका नाम लिखा होगा और बुक का नाम यहाँ पर लिखा होगा। ठीक है, इस तरह से बस उस बुक को आप देख लो। ठीक है, इसी तरह से आप बारी बारी बुक पढ़ते रहो और एक एक बुक को सर्च करके 6, 7, 8 बुक होगी, 10 बुक होगी, उनको सर्च करके देख लो और उसी में से क्वेश्चन भी आपका फंस जाएगा और वो चीज़ें भूलेंगे भी नहीं। तो पहला है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा ने लिखा है। दूसरा है नाइफ, सलमान रश्दी ने लिखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिडनाइट चिल्ड्रन भी इन्होंने ही लिखा है, मिडनाइट चिल्ड्रन इन्होंने लिखा है। इन्होंने शेम लिखा है। ठीक है, जो सलमान रश्दी है और काफ़ी जो है ये उस तरह का राइटिंग करते हैं जो कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल लिखते हैं। इन्होंने एक लिखा था सैटनिक वर्सेस। ठीक है, सैटनिक वर्सेस भी इन्हीं की है। तो याद रखिएगा, सलमान रश्दी की जो बुक है नाइफ वो इस साल आई है, चक्कू वाली, और मिडनाइट चिल्ड्रन भी इन्हीं की है। हो सकता है कि नाइफ के बारे में ना पूछे, स्टैटिक टाइप का पूछ दे कि मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी है, या शेम किसकी है, या सैटनिक वर्सेस बहुत फेमस है वो किसकी है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगली जो बुक है वो है गीता सिंह के द्वारा लिखी हुई राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, इसको लिखा है गीता सिंह ने। तो याद रखिएगा, ये भी नाम तो ऑड है गीता सिंह का, लेकिन राम मंदिर राष्ट्र मंदिर के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मे भी ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। द बुक ऑफ लाइफ, विवेक अग्निहोत्री जो कि कश्मीर फाइल्स शायद बनाए थे वही हैं, तो उन्होंने द बुक ऑफ लाइफ लिखी है। द विनर्स माइंडसेट, शेन वॉटसन ने लिखा है। अक्सर हम देखते हैं कि एग्जाम में स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनकी लिखी हुई बुक्स जरूर पूछी जाती है। ठीक है, जैसे कई बार शेन वॉर्न की लिखी हुई बुक, सचिन तेंदुलकर की लिखी हुई बुक, या सुनील गावस्कर की लिखी हुई बुक ऑलरेडी पूछी जा चुकी है। तो द विनर्स माइंडसेट शेन वॉटसन ने लिखा है, जो कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाड़ी थे। ठीक है, तो खिलाड़ी हैं मतलब, तो ये जो है द विनर्स माइंडसेट लिखे हैं, ये भी याद रखिएगा। अनब्रोकन किसने लिखा है, इंद्रानी मुखर्जी ने लिखा है। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इंद्रानी मुखर्जी अपने आप में चलता फिरता, मैं बहुत ज़्यादा कमेंट तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन
ठीक है, इन्होंने भी कोई बुक लिख दी है, इंद्राणी मुखर्जी ने। इनके बारे में एक वेब सीरीज़ आई थी, एक्चुअली रियल इवेंट पे बेस्ड थी वो, तो वो चीज़ें मैंने देख ली थी, तो थोड़ा माइंडसेट जो है इनको लेकर के निगेटिव हो रखा था। तो इंद्राणी मुखर्जी के बारे में अगर आपको देखना होगा तो जो एक एन से चैनल है, ठीक है, पेड, उस पर आप देख सकते हैं, इंद्राणी मुखर्जी करके ही उस चैनल का नाम भी है। तो अनब्रोकन इन्होंने बुक लिखी है, ठीक है। अगला है होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, अ लेटर टू यंग फ्रेंड्स। इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रस्किन बॉन्ड की सारी ही बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से है होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, अ लेटर टू यंग फ्रेंड्स, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। और उसके साथ ही हाउ टू बी हैप्पी, ये भी रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। तो 2 बुक्स यहाँ पर रस्किन बॉन्ड की भी मैंने इसमें कवर कर दी है। फिर है सोर्स कोड, माई बिगिनिंग्स, ऑटोबायोग्राफी है बिल गेट्स की, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही है वो चाय वाला जो है, जो चाय देता है जो है, उनके साथ ये देख लिए थे, अभी कहीं हॉट डॉग मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बिल गेट्स भी फूड ब्लॉगर बन रहा है धीरे धीरे। सोर्स कोड, सबका सोर्स कोड पता करने की कोशिश कर रहा है। माई बिगिनिंग्स करके एक ऑटोबायोग्राफी इन्होंने लिख रखी है, ठीक है। उसके बाद गोताबाया राजपक्षे, जो कि श्रीलंका के उच्च पद पे शायद राष्ट्रपति थे या प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो इन्होंने लिखी है द कॉन्स्पिरेसी। तो याद रखिएगा, गोताबाया राजपक्षे ने कॉन्स्पिरेसी लिखी है, ठीक है। तो पूर्व राष्ट्रपति थे, इसको ठीक कर लीजिएगा, पूर्व राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे, जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी लिखी है, द कॉन्स्पिरेसी। आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्ट्रे, ठीक है ना। तो ये जो है स्टोरी, स्ट्रे नहीं, स्टोरी, ठीक है ना। तो ये लिखा है अश्विन ने, रविचंद्रन अश्विन, ठीक है, या आर अश्विन ने लिखा है। आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। अगला है गांधी, गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, जिसको लिखा है एमजे अकबर ने, ठीक है। तो गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन करके एक बुक लिखी है एमजे अकबर ने, इसको भी याद रखेंगे। ट्विंकल खन्ना ने लिखी है वेलकम टू पैराडाइज। हो सकता है कि बुक का नाम देख करके आप किसी बड़े ऑथर को समझें, क्योंकि बुक का टाइटल जो है बहुत सही लग रहा है सुनने में। तो वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना ने लिखी है, वो अक्षय कुमार वाली ट्विंकल खन्ना जो है, ठीक है। फिर अगला है वाई भारत मैटर्स, एस जयशंकर, जो कि हमारे मिनिस्टर हैं फॉरेन अफेयर्स के, वो लिखे हैं वाई भारत मैटर्स, याद रखिएगा, ठीक है। और तस्लीमा नसरीन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इनकी बुक। इन्होंने लज्जा भी लिख रखी है, लज्जा इन्होंने एक बुक लिख रखी है, और बांग्लादेश की है। और आपको पता है कि बांग्लादेश में पिछले 1 महीने में संकट चल रहा है, तो अगर पेपर उस दौरान बना होगा तो जरूर बांग्लादेश से कुछ ऐसे प्रश्न आने चाहिए, चाहे फिर वो किसी पोइट को लेकर के आए, या फिर कोई मुद्दे को लेकर के आए, या जो ऑपरेशन था उसको लेकर के आए, या जो भोला तूफान था उसको लेकर के आए। तो कोई ना कोई प्रश्न तो उस पर पूछेगा ही पूछेगा। तो उसमें मुझे लगता है कि बर्निंग रोजेज इन माई गार्डन करके जो इनकी बुक है, उसको भी मैंने अपने इस नोट्स में शामिल कर लिया है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स और हैं, देखता हूं क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे भारत रत्न पुरस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके बारे में मैंने लिख लिया है कि 2024 में जो भारत रत्न मिला है 5 लोगों को मिला है, और 5 साल बाद मिला है। किसे किसे मिला है? तो जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर, जो कि बिहार के हैं, उन्हें मिला है। लाल कृष्ण अडवाणी को मिला है। चौधरी चरण सिंह, इनको पॉस्थुमसली या मरणोपरांत मिला है। पॉस्थुमसली बोलते हैं जो लोग मर जाते हैं उनको, ठीक है। तो पी मैंने लिख दिया, पॉस्थुमसली मिला है या मरणोपरांत। पीवी नरसिम्हा राव को भी पॉस्थुमसली मिला है। और एमएस स्वामीनाथन, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के इंडिया में जनक कहे जाते हैं, उनको भी मिला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा कुछ पुरस्कार मैंने जरूर और लिखा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या पुरस्कार हम लोग को और पढ़ लेना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्राइज में आता है सरस्वती सम्मान 2023 का, ठीक है। ये 33वां सम्मान है जो कि प्रभा वर्मा को मिला है। किसके लिए मिला है? तो रौद्र सात्विकम, इन्होंने लिखा है मलयालम और अंग्रेजी भाषा के लिए। रौद्र सात्विकम प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान 2023 का प्रदान किया गया है। वहीं लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की बात की जाए 2024 के, तो इस बार का पुरस्कार अमिताभ बच्चन को मिला है। अगर लास्ट ईयर की बात की जाए तो आशा भोसले को, और उसके पहले नरेंद्र मोदी ने जो गाना गाया था, नरेंद्र मोदी जी को मिला हुआ था, ठीक है। तो 2024 का मिला है अमिताभ बच्चन को, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आर्यभट्ट पुरस्कार, जो कि मिला है पी सुब्बा राव को अंतरिक्ष विज्ञान में जो है इन्हांसमेंट करने के लिए, ठीक है, यानी कि खोज करने के लिए। और भी बहुत सारे पुरस्कार हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। स्पोर्ट्स का कुछ चीज़ बचा हुआ है, तो मैं चाहता था कि स्पोर्ट्स की चीज़ें जो है मैं आपको अपडेट करके पढ़ाऊँ, इसलिए स्पोर्ट्स की चीज़ें हम आपको यहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे। कुछ प्राइज़ बचे हुए हैं, जैसे प्रिट्जर प्राइज़ किसको मिला है, या फिर गोल्डमैन एनवायरमेंट अवार्ड किसको मिला है। तो कुछ चीज़ें बची हुई हैं जिसको जैसे गणित का नोबेल किसको मिला है, तो मिशेल तालाग्रांड को मिला है, प्रोफेसर हैं ये फ्रांस के, ठीक है, गणितज्ञ हैं। तो कुछ चीज़ें अवार्ड वाली बची हुई हैं, बाकी
ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो चुका है। और खेल वाला जो भी होता है उसको हमेशा अपडेट पढ़ाना चाहिए। तो चूंकि ये बुक 2 महीने पुरानी है तो मैं अपडेटेड चीज़ें ही आपको पढ़ाऊंगा, पुरानी चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा। तो केवल एक 15 मिनट का लेक्चर बचा हुआ है, बाकी सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। तो 15 मिनट का लेक्चर कभी भी समय निकाल के हम लोग कर लेंगे, या फिर अगर आई दृष्टि आ जाती है तो आई दृष्टि के माध्यम से ही कर लेंगे। दोनों में जो भी चीज़ें पहले आएंगी उसके माध्यम से कर लेंगे। अभी आपका काम ये है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये बता दो कि क्या जो अभी तक 6 पार्ट 7 पार्ट बने हैं, क्या उसका एक थरो रिवीजन कर लिया जाए, या फिर कुछ कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट लग रही हैं एग्जाम के लिए उसको केवल रिवाइज करके एक और लेक्चर इसका लाया जाए कब लगभग 2 घंटे का, या फिर जितनी चीज़ें हो गई हैं उसको एज यूजुअल छोड़ दिया जाए। तो कमेंट बॉक्स में जिस तरह से कमेंट आएंगे उसी हिसाब से लेक्चर बनेगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।